Hello bachcho, welcome once again to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the science book of standard 6. The name of the book is New Approach to Science and we will be doing the chapter Fiber to Fabric. It is the third chapter. The name of the chapter is Fiber to Fabric. We will start reading. The three basic needs of our life are food, clothing and shelter. Without these needs, survival is not possible. We wear clothes to protect us from cold, rain, snow or extreme hot weather, insect bite. They develop our personality and make us look civilized. We wear different clothes according to seasons. People living in different parts of the world dress up according to their climate and culture. In olden days, people used leaves, bark and animal skin to cover themselves. Later, humans learned to use natural fibers like cotton, wool and silk to weave their clothes using spinning wheels and needles. It's only in the recent years that fibers are obtained from chemicals also. All kinds of clothes like shirt, trousers, sari, towel, bedspreads, rugs etc. are made up of fibers. देखिए मनुष्य जीवन का तीन जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो उनको होती है, बेसिक नीड्स होता है, जो तीन सबसे बेसिक ज़रूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, कि खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए और रहने की एक छाया वाली जगह मिलनी चाहिए। ये तीन चीज़ होना चाहिए, ठीक है। बिना इन तीन चीज़ों के मनुष्य को जीवन जीना मुश्किल होता है। कपड़े जो हम पहनते हैं तो वो हमें धूप से, बारिश से, कीड़ों के काटने से, ठीक है, और बर्फ़ गिरने से या बहुत ही गर्म टेम्परेचर, जब बहुत ही गर्मी पड़ रही हो, वो सबसे हम लोग को बचाता है, ठीक है। जब हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने से हम लोग का पर्सनैलिटी अच्छा दिखता है और हम लोग सिविलाइज रहते हैं, लगते हैं, है ना। आप अर्ली मैन को देखें और अभी को देखें तो अभी के लोग ज़्यादा सिविलाइज लगते हैं, सभ्य लगते हैं ज़्यादा, ठीक है। हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीज़न के लिए। हम लोग ठंड के समय में पहनते हैं डार्क कलर्ड वुलन टाइप के कपड़े, और जो है गर्मी के सीज़न में हम लोग थिन कॉटन लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। अब दुनिया में अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं, उन लोग के उस एरिया में जहाँ वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट जैसा है ना, जैसा वहाँ का मौसम है और जैसा वहाँ का जो है कल्चर है, उन लोग का जैसा कल्चर है। जैसे इंडिया में कल्चर है साड़ी पहनने का, तो यहाँ के लोग साड़ी पहनते हैं, है ना। तो जैसे वहाँ की संस्कृति है और जैसा वो लोग का ये है मौसम जैसा है, उस हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। पुराने समय में जब कपड़े नहीं तैयार होते थे तो लोग बार्क पहनते थे, पेड़ों के छाल पहनते थे, है ना, और एनिमल स्किन, जानवर के स्किन जो होते हैं, मरे हुए जानवरों के जो चमड़े होते हैं, उनको पहनते थे, हाँ, अपने आप को कवर करने के लिए। फिर ह्यूमन बींग सीख गया कि कैसे नेचुरल फाइबर तैयार किया जाए, है ना, प्लांट से। जैसे कॉटन प्लांट से उसने कॉटन निकालना सीखा, वूल शीप से निकालना सीखा, सिल्क वर्म से सिल्क निकालना सीखा, और इन सब को निकाल के, ये जो फाइबर है उनके धागों को निकाल के उनसे कपड़ा बुनना सीखा। किसकी मदद से? स्पिनिंग व्हील जो होता है, चरखा, और नीडल्स जो होता है, सुई, ये सब की मदद से उसने कपड़ा बुनना सीख लिया, ठीक है। अभी हाल के कुछ सालों पहले, कुछ साल मतलब कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम लोग कि अराउंड 100 ईयर्स पहले से मनुष्य ने ये सीख लिया कि कैसे केमिकल्स की मदद से भी कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। अभी तरह तरह के जो कपड़े हैं वो तरह तरह के फाइबर से बनते हैं, जैसे कि शर्ट है या ट्राउज़र्स है, फुल पैंट्स हैं, या फिर साड़ी है, टॉवल है ना, तौलिए हैं, बेड स्प्रेड्स है मतलब बेड शीट है, रग्स है मतलब कि जो पाँव पोंछ सब है, ये सब अलग अलग तरह के फाइबर से बनते हैं, ठीक है। Various types of commonly used fabrics are cotton fabric, woolen fabric, silk fabric, synthetic fabrics. We wear cotton clothes in summer season, woolen clothes in winter season, silk and synthetic clothes when weather is neither hot nor very cold. The cotton spool we use for stitching is made up of thousands of cotton fibers. ठीक है, हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह का फैब्रिक, मतलब कपड़े का अलग अलग क्वालिटी के कपड़े हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग कॉटन के कपड़े यूज़ करते हैं, कॉटन के बड़े बड़े कपड़े को, टुकड़ों को काट के उनसे ड्रेसेस बनाया जाता है, ठीक है, कॉटन का टेक्सटाइल। इसी तरह वुलन जो है, ऊन के कपड़े हम लोग यूज़ करते हैं, ऊन के बड़े बड़े ऊन के जो गोले होते हैं उनसे स्वेटर्स बनाया जाता है। सिल्क के फैब्रिक, सिल्क के धागों से सिल्क के बने हुए बड़े बड़े कपड़े आते हैं, टेक्सटाइल्स आते हैं, जिनसे अलग अलग तरह के कुर्ते, साड़ी, ये सब बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, अब सिंथेटिक फाइबर में क्या है? नायलन है, टेरेलिन है, पॉलिस्टाइरीन है, ये सब जो केमिकली बना है वो भी हम लोग पहनते हैं। हम लोग गर्मी के दिन में क्या से कपड़े पहनते हैं? कॉटन कपड़े पहनते हैं। आप बता सकते हैं बच्चों हम लोग कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मी के दिन में? कॉटन जो है वो एयर को पास होने देता है, इसलिए बॉडी की गर्मी बाहर चली जाती है,
ठीक है, और बॉडी को ठंडक फील होती है। और कॉटन कपड़े जो होते हैं वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब करते हैं, आपको जो पसीना आएगा उसे वह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको ठंडक सी फील होगी, है ना। कॉटन कपड़े इसलिए पहने जाते हैं। और हम लोग जो है समर सीज़न में इसलिए कॉटन कपड़े पहनते हैं, ठंड के दिन में हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, ऊनी स्वेटर वगैरह सब पहनते हैं, ठीक है। और जो सिल्क और सिंथेटिक के कपड़े हैं, सिंथेटिक के कपड़ों से इतना एयर पास नहीं होता है, उसमें हल्की गर्मी लगती है। तो सिल्क और सिंथेटिक के कपड़े जो हैं वो हम लोग तब पहनते हैं जब ना बहुत ही ठंड पड़ रही हो ना बहुत गर्मी पड़ रही हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल मौसम हो, उस वक्त हम लोग पहना करते हैं। अब हम लोग पहले फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। Fiber is a single hair-like strand. Thin strands of fiber that we see are made up of still thinner strands called fibers. Many fibers are twisted together to make yarn or thread. A single fiber is very delicate and cannot be woven into a fabric. The yarn is woven into a fabric or cloth. It is the material we use for clothing. Cotton fiber into cotton fabric, wool fiber into wool fabric. Fabrics are made of yarns which in turn made from fibers. Source of fiber. There are many different sources from which we can obtain fiber, such as plants, animals, insects, and petrochemicals or crude oil. We get cotton, jute, hemp, and rayon from plants. We get wool from sheep, goat, rabbits, yaks, and camels. Silk is obtained from the silkworm. ठीक है, तो ये जो है फाइबर जो है, उसके पहले हम लोग जो है कॉटन स्पूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कॉटन के जो धागों का बंडल हम लोग यूज़ करते हैं सिलाई करने के लिए, है ना। हाथ से जब हम लोग सिलाई करते हैं, सुई, नीडल और धागे की मदद से जब हम लोग सिलाई करते हैं, तो जो वो कॉटन स्पूल, कॉटन का जो हम लोग बंडल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ कॉटन के फैब्रिक रहते हैं। मतलब वो एक धागे में कॉटन के तार जो बोलेंगे हम, वो बहुत सारे रहते हैं। कॉटन प्लांट से जो निकले हुए तार जैसे होते हैं, रुई को तारों में बदला जाता है, पतले पतले वायर जैसे बदला जाता है धागे, तो एक एक धागे में उतने सारे कॉटन फैब्रिक होते हैं, फाइबर्स होते हैं। फाइबर कैसा है? सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड है ना। हमारे बालों को एक पतला सा बाल एक निकालेंगे हमारे सिर से, तो उसके जैसा ही फाइबर होता है, ठीक है। तो हम लोग जो धागा यूज़ करते हैं, एक पतला सा धागा, थिन स्ट्रैंड हम लोग धागा का यूज़ करते हैं ना सिलाई करते समय, तो एक जो थिन स्ट्रैंड होता है धागा का, उसमें बहुत सारे फाइबर के टुकड़े होते हैं, ठीक है। उसमें और भी पतले पतले, बहुत पतले पतले रस्सियाँ जैसी होती हैं जो कि फाइबर्स होता है। मैंने बहुत सारी पतली रस्सियाँ मिलके एक धागा बनाती हैं, धागा का एक टुकड़ा बनाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? बहुत सारी जो पतली पतली रस्सियाँ जैसी होती हैं, फाइबर्स, रस्सियाँ बोलना बहुत ख़राब बात है, बहुत ही पतले पतले धागों से भी पतले पतले जो होते हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। उन फाइबर को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया जाता है, तो उससे वो क्या बन जाता है? उससे वो थ्रेड बन जाता है। थ्रेड या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यान भी बोलेंगे। यानी कपड़े बनाने की सबसे शुरुआती चीज़ क्या है? फाइबर है, जो कि हम लोग को कॉटन के पौधों से मिलता है। वो फाइबर को हम लोग ट्विस्ट कर करके, हाँ, गोल गोल घुमा घुमा के उससे हम लोग यान या थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। एक जो सिंगल फाइबर, मान लो कॉटन का हम एक सिंगल पतला सा एक धागा जैसा कुछ लेंगे, उससे कपड़े नहीं बन सकते हैं, है ना। एक सिंगल फाइबर से क्या कपड़े बन पाएंगे? नहीं। सिंगल फाइबर को ट्विस्ट कर करके घुमा घुमा के धागों में बदला जाता है और धागों से फिर बड़ा सा कपड़ा बनाया जाता है, बुनाई करके। तो ये जो यान पहले बनाते हैं, यान या थ्रेड जो बनाते हैं, उसको जो है फिर बुनाई किया जाता है, चाहे आप हैंडलूम में या पावरलूम, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मशीन हो या हाथ से बुनाई करने वाली मशीन होती है, उसमें उन यान को बुनाई किया जाता है और कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे कॉटन के अगर फाइबर हम लोग ले रहे हैं कॉटन प्लांट से, तो उससे कॉटन के कपड़े बने हैं, कॉटन फैब्रिक। इसी तरह वूल के फाइबर लेंगे, शीप से हम लोग को जो वूल मिलता है, वूल का जो फाइबर लेंगे तो वूल फैब्रिक बनेगा, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे सबसे पहले हम लोगों ने पौधों से फाइबर लिया, फाइबर को ट्विस्ट करके हमने यान बनाया और यान से फिर हमने क्या बनाया? वोवन करके, यान को बुनाई करके हमने फैब्रिक बनाया। फैब्रिक क्या होता है? कपड़े के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिनसे कि दूसरे गारमेंट्स बनते हैं, तो हमने फैब्रिक बनाया, ठीक है। अब अलग अलग सोर्स है फाइबर। सबसे शुरुआती चीज़ जो फाइबर है वो हमको कहाँ से मिलेगा? उसका स्रोत कहाँ है? तो हमको वो प्लांट्स से मिलता है, पौधों से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, इंसेक्ट्स से भी मिलता है, पेट्रोकेमिकल और क्रूड ऑयल से भी। देखिए, जब
ज़मीन के नीचे से पेट्रोलियम निकलता है जो कि रॉ होता है, कच्चा होता है पेट्रोलियम। उसमें वो सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, उसमें केरोसिन, डीजल और अलग अलग तरह के केमिकल्स भी मिले रहते हैं, अलग अलग तरह के तेल भी रहते हैं, वैक्स भी रहता है, तो उसको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। तो उस पेट्रोकेमिकल की मदद से सिंथेटिक कॉटन सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, सिंथेटिक कपड़े जिनसे बनते हैं। और प्लांट से हम लोग जानते हैं, कॉटन प्लांट से हम लोग को कॉटन मिलता है, जूट प्लांट से जूट मिलता है। इसी तरह एक और हेम्प प्लांट होता है, HEMP, हेम्प, उससे हेम्प फाइबर हम लोग को मिलता है। कॉटन, जूट और हेम्प फाइबर मिलता है। अब एनिमल पे आ जाएंगे तो हम लोग को जो है शीप से, भेड़ से, बकरी से, गोट, रैबिट, खरगोश, याक तो आप जानते हैं बड़ा सा बफेलो जैसा होता है जो स्नो के जगह पे रहता है, इसमें बहुत सारे बाल रहते हैं, और कैमल, ऊँट, ये सब से हम लोग को एनिमल फाइबर मिलता है। और किस इंसेक्ट से हम लोग को इंसेक्ट का फाइबर मिलता है? वो है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हम लोग को सिल्क का फाइबर मिलता है। ठीक है, types of fibers. Fibers are classified into two types. They are natural and synthetic fibers. Natural fibers, cotton, silk, coconut. Synthetic fiber, polyester, nylon. Natural fibers are fibers which are obtained from plants or animals, for example, cotton, jute, silk and wool. Sources of natural fiber. Cotton plants में cotton plant to cotton cloth, jute plant to jute cloth. Animals, sheep to wool, silkworm to silk cloth. Synthetic fibers. Synthetic fibers are man-made fibers. They are made out of chemicals such as crude oil. Some common synthetic fibers are rayon, nylon, acrylic, polyester, etc. The first artificial fiber was artificial silk or viscose called rayon. Sometimes synthetic fibers are woven with natural fibers to make a fabric. Polyester plus cotton is made into polycotton, and polyester plus silk is made into polysilk. Advantages of synthetic fiber. The synthetic fiber is very strong and durable. It does not wrinkle. It dries quickly. It needs no ironing. It is easy to clean. Disadvantages of synthetic fiber. It is very uncomfortable to wear because its absorbency is very poor due to tiny pores which do not allow the air to pass through. It catches fire easily on burning. Synthetic fiber gives out toxic gases. It is not biodegradable. ठीक है, तो सोर्सेज तो हमने जाना कि प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके सोर्सेज हैं, और इंसेक्ट्स हैं उसके सोर्सेज, पेट्रोकेमिकल्स हैं, क्रूड ऑयल हैं, ये सब सोर्सेज हैं फाइबर के। ठीक है, फाइबर के स्रोत हैं ये सब। ठीक है, उसमें हमने ये भी जाना कि वूल हम लोग को शीप, गोट, कैमल, याक, है ना, ये सब से हम लोग को वूल मिलता है, रैबिट से। और प्लांट से हम लोग को कॉटन, जूट, हेम्प मिलता है, और इंसेक्ट से सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है हम लोग को। ठीक है, अब फाइबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है नेचुरल फाइबर, मतलब जो प्राकृतिक फाइबर जो हम लोग को मिल रहा है, प्राकृतिक रेशे जो हमको मिल रहे हैं, और एक सिंथेटिक फाइबर है यानी कि जो मैन मेड रेशे हैं। ठीक है, फाइबर को रेशे भी कहते हैं। तो जो प्राकृतिक फाइबर है वो कहाँ से मिल रहा है? कॉटन के पौधों से मिल रहा है, सिल्क के कीड़ों से मिल रहा है, और कोकोनट के प्लांट से। कोकोनट प्लांट में जो कोकोनट के ऊपर जो उसके बाल होते हैं उससे भी बनाए जाते हैं, कुछ सामान बनाया जाता है ना, जैसे कि पाँव पोछ वगैरह जो होता है, रग्स है, वो सब कोकोनट से बनाए जाते हैं। या फिर मैट्रेस के अंदर भी कोकोनट को डाला जाता है, कोकोनट के छिलकों को। ठीक है, वो भी एक तरह के फाइबर्स हैं। और सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल क्या होगा? पॉलिस्टर है, नाइलन है, जो कि मनुष्य ने खुद केमिकल्स की मदद से बनाया है। अब नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक फाइबर उन फाइबर को कहते हैं जो हमें पौधों से और जानवरों से मिलता है। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल। कॉटन तो आप लोग जानते हैं, सूती कपड़े आपने देखे होंगे। जूट के बैग आपने अक्सर देखे होंगे, बोरे जो होते हैं, है ना, बड़े बड़े बोरे होते हैं जिसमें आलू प्याज आते हैं बड़े बड़े बोरों में, बस्ता या बोरा जो कहेंगे वो जूट है। सिल्क तो आपने देखे हैं, सिल्क के कपड़े। वूल तो ऊन, स्वेटर जिनसे बनते हैं वो वूल आप जानते ही हैं। तो ये सब नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, और जो है सिंथेटिक फाइबर जो है वो मनुष्य द्वारा बनाए हुए रेशे हैं, मनुष्य द्वारा बनाए हुए फाइबर्स हैं। वो केमिकल से बनाया जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ज़मीन के नीचे से जो निकलता है वो पेट्रोलियम कहलाता है, जो कि क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है। उसमें बहुत तरह तरह के तेल मिले हुए रहते हैं, तेल और केमिकल्स मिले हुए रहते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अलग अलग तरह के ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, क्या क्या मिले रहते हैं। ठीक है,
वो जो ज़मीन के नीचे से जो कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो उसी की मदद से सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, मनुष्य निर्मित रेशे बनाए जाते हैं, और उन मनुष्य निर्मित रेशों से हम लोग कपड़े बनाते हैं। उन कपड़ों को क्या कहते हैं? रेयॉन के कपड़े कहते हैं, नायलन के कपड़े कहते हैं, एक्राइलिक के कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े, ऐसे अलग अलग होते हैं। जो पहला आर्टिफिशियल फाइबर बनाया गया था, पहली बार मनुष्य ने केमिकल की मदद से जो आर्टिफिशियल रेशे बनाए थे या फाइबर बनाया था, वो क्या था? वो एक आर्टिफिशियल सिल्क था, सिल्क के टाइप का था, पर वो मनुष्य निर्मित था, आर्टिफिशियल सिल्क था, या विस्कोस भी उसको कहते हैं, और उसका प्रॉपर नाम क्या था? रेयॉन था, ठीक है। फिर जो है कई बार क्या होता है कि ये जो सिंथेटिक रेशे मनुष्य ने बनाया, सिंथेटिक फाइबर बनाए हैं, उनको नेचुरल फाइबर के साथ मिल के बुनाई कर दी जाती है ना, वोवन वीव कर दिया जाता है नेचुरल फाइबर्स के साथ मिला के, और इस तरह ऐसे कपड़े बनते हैं जो कि थोड़ा उसमें नेचुरल फाइबर भी रहता है, सिंथेटिक फाइबर भी रहता है, तो उसमें थोड़ा आराम लगता है उन कपड़ों को पहनने में। जैसे कि पॉलिस्टर जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, मनुष्य निर्मित फाइबर है पॉलीइस्टर। उसके साथ अगर हम लोगों ने नेचुरल फाइबर कॉटन को मिला दिया तो जो फाइबर बनेगा वो पॉली कॉटन कहलाता है। इसी तरह पॉलीस्टर जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, उसके साथ अगर हमने सिल्क को मिला दिया तो पॉली सिल्क बनता है। देखिए, पॉली मतलब एक से ज़्यादा होता है, पॉलीइस्टर मतलब ईस्टर जो एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसलिए पॉलीइस्टर कहलाता है, ठीक है। तो जो पॉली सिल्क बन रहा है, पॉलीस्टर और सिल्क मिला के, तो उस पॉली सिल्क में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, सिंथेटिक फाइबर का फ़ायदा क्या है? वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। आपने देखे होंगे सिंथेटिक कपड़े जो हैं वो फटते ही नहीं है जल्दी, है ना। वो कॉटन कपड़े धुला धुला के एक समय आता है जब फट जाएंगे, पर सिंथेटिक कपड़े फटते नहीं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, मतलब काफ़ी समय तक चलने वाले होते हैं, और वो जो है मुड़ते नहीं हैं, है ना। आप उन्हें धो दिए फिर उनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें रिंकल नहीं होता, सिकुड़ते नहीं हैं, वो जल्दी जल्दी सूख भी जाते हैं, उन्हें आयरन की ज़रूरत नहीं होती है, और उन्हें साफ़ करना आसान होता है। हाँ, सिंथेटिक कपड़ों में अगर दाग लग जाएगा, आप हल्का सा साबुन घिस देंगे तो वो दाग तुरंत छूट जाता है। वही कॉटन कपड़ों से दाग छुटाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। पर फिर भी लोग कॉटन जो है मैन मेड फाइबर इस्तेमाल इतना करना नहीं चाहते हैं। मनुष्य जो है वो नेचुरल फाइबर ही यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैन मेड फाइबर के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं। बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है उनको पहनना मैन मेड फाइबर को। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एब्जॉर्बेंसी उनका बहुत लो है, मतलब वो पसीने को सोखते नहीं हैं, क्योंकि मैन मेड फाइबर जो है उन्हें बहुत छोटे छोटे होल रहते हैं उन कपड़ों में, ठीक है। तो उन छोटे कपड़ों से एयर पास ही नहीं होता है, बाहर की ताज़ी हवा बॉडी में आती ही नहीं है कि पसीना सूख जाए, ठीक है। तो उनको पहनने में आराम नहीं लगता। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ठंड के दिन में सिंथेटिक कपड़े ज़्यादा पहन लेते हैं। जब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा बॉडी को गर्म रखता है, क्योंकि बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती है। पर गर्मी के दिनों में तो सिंथेटिक कपड़े आप पहन ही नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी लगती है। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इट कैचेस फायर इजली, उसमें आग तुरंत लग जाती है, वो पिघलने लगते हैं, आपके स्किन से पूरा चिपक जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जब लेडीज़ ने वो सिंथेटिक साड़ी पहनी है और आग का काम कर रही है और वो पूरा आग लग जाती है, उनकी साड़ी उनके बॉडी से चिपक जाती है और दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। तो जो है सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जब वह जलते हैं सिंथेटिक फाइबर तो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, वो हार्मफुल गैसेस निकलती है, क्योंकि वो केमिकल से बना रहता है, ठीक है, जो बहुत ही नुकसान शरीर को पहुंचाती है। इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। आप सिंथेटिक कपड़े बाहर फेंक देंगे ना, वो मिट्टी में मिलते ही नहीं है, है ना, कंपोस्ट नहीं हो पाते, मतलब वो सड़ सड़ के उन्हें माइक्रोऑर्गेनिजम्स खा के ख़त्म नहीं कर पाते, वो बहुत सालों तक ऐसे बाहर पड़े ही रहते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉट बायोडिग्रेडेबल मतलब अपने आप सड़ सड़ के वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। अब है डिफरेंसेस बताया गया है कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। All the natural fibers comes from nature. Synthetic fibers are man-made. Natural fibers are comfortable to wear. Synthetic fibers are not as comfortable as natural fibers. Natural fiber has natural color. Synthetic fibers can be made into different color. Natural fiber is easy to dye.
Dyeing is not as easy as natural fiber in synthetic fibers. When natural fibers are burned, it smells like burnt hair or paper. When synthetic fiber is burned, it smells like toxic chemicals. The fabric made out of natural fiber is more expensive than synthetic fiber. Synthetic fiber is cheaper as compared to natural fiber. Natural fiber is less durable, synthetic fiber is more durable. Natural fiber is environment friendly, synthetic fibers are not environment friendly. Natural fiber absorbs water, synthetic fiber does not absorb water. Natural fiber takes time to dry up, synthetic fiber dries up fast. ठीक है, तो जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, प्राकृतिक रेशे जो हैं वो प्रकृति से पाए गए हैं, है ना, नेचर से मिला है। सिंथेटिक फाइबर को जो है मनुष्य बनाया है, मैन मेड है। नेचुरल फाइबर पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, आरामदायक है, जबकि सिंथेटिक फाइबर जो है नेचुरल फाइबर के जैसे इतने आरामदायक नहीं है, है ना, प्राकृतिक फाइबर के जैसे आरामदायक नहीं है। नेचुरल फाइबर में कलर करना, डाई करना, है ना, उसको किसी तरह से कलर करना इजी होता है, उस पर कलर वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर को कलर करना मुश्किल होता है। और जो है नेचुरल फाइबर का अपना नेचुरल कलर भी होता है, हाँ, किसी तरह का वो रंग का ऑलरेडी होता है शुरू से ही, पर जो है सिंथेटिक फाइबर शुरू से अपना कुछ कलर नहीं होता, उसको मनुष्य खुद उसमें अलग अलग कलर मिक्स करके उसको बनाता है। जब नेचुरल फाइबर को डाई करना आसान होता है, उसमें एक दूसरा रंग चढ़ाना इजी होता है, सिंथेटिक फाइबर में दूसरा रंग चढ़ाना मुश्किल होता है। जब नेचुरल फाइबर जलता है तो जले हुए पेपर के जैसा स्मेल होगा, ठीक है, या जले हुए बाल के जैसा स्मेल होगा, जबकि सिंथेटिक फाइबर जब जलेगा तो कैसे पूरा केमिकल्स का स्मेल आएगा, टॉक्सिक केमिकल्स, नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स का स्मेल आएगा। कपड़े जो बनते हैं नेचुरल फाइबर से वो ज़्यादा महंगे होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े सस्ते होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर लेस ड्यूरेबल है, मतलब ज़्यादा दिन वो टिकता नहीं है, नेचुरल फाइबर के कपड़े फट जाते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर के कपड़े ज़्यादा दिन टिकते हैं। नेचुरल फाइबर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, आप उसको नेचुरल फाइबर के कपड़े, कॉटन, जूट, ये सबको आप फेंक देंगे बाहर, वो मिट्टी में मिल जाते हैं जल्दी, जबकि सिंथेटिक फाइबर एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। नेचुरल फाइबर पानी एब्जॉर्ब करते हैं। आप एक बार कॉटन के कपड़े पहन के देखिए, एक बार सिंथेटिक कपड़े, आप देखेंगे कॉटन कपड़ों को भिंगाएंगे तो वो बहुत जल्दी भीग जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सूखते नहीं हैं जल्दी, जबकि सिंथेटिक फाइबर भीगते ही नहीं है और जल्दी सूख भी जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस था नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में। Some plant fibers, cotton. Some conditions necessary to obtain cotton. Cotton grows best where the weather is warm and sunny for at least half of the year. Weather should be dry at the time of harvesting. Rainfall ranging between 50 and 80 centimeters is adequate. Black soil which has the ability to retain moisture is best suited for cotton cultivation. Where is cotton grown? Cotton is grown in abundance in China, southern United States and India. In India, the main cotton producing states are Maharashtra, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab and Gujarat. Do you know absorbent cotton can retain 24 to 27 times its own weight in water and is stronger when wet than dry. In addition to the textile industry, cotton is used in making wicks of oil lamps, fish nets, coffee filters, tents and in book binding. Process of extraction of cotton from cotton plant. The fruits of the cotton plants are called balls. When these balls mature, they burst open and seeds covered with cotton fiber can be seen. Cotton is usually picked by hand. Fibers are just separated from the seeds. The separation of cotton fibers from seeds is called ginning. In villages, ginning is done by manual charkha. Nowadays, machines have replaced charkhas. ठीक है, अब हम लोग कुछ प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्लांट से मिलता है। उनमें पहला है कॉटन। अब कॉटन के पौधों को उगाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ज़रूरी हालात कैसे होने चाहिए कॉटन के पौधों को उगाने के लिए। तो जहाँ वार्म और सनी वेदर होगा, जहाँ हल्की गर्म पड़ती होगी और सूरज चमकता रहता होगा, कितना, एटलीस्ट 6 months, हाफ ऑफ द ईयर वहाँ सूरज चमकता होगा, वहाँ हल्की गर्मी पड़ती रहती होगी, वैसे जगह पे कॉटन के पौधे अच्छे से उगते हैं। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब कॉटन के फसल को काटा जाएगा खेतों से, उस समय ड्राई रहना चाहिए सीज़न, है ना, उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश कितनी चाहिए, देखिए बारिश का अपना एक मेजरमेंट होता है, तो जो रेन गॉज से मेजर करते तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर की जो बारिश होती है एक साल में,
उतनी काफ़ी है कॉटन के पौधों को उगाने के लिए। और किस तरह की मिट्टी चाहिए? ब्लैक सॉयल जो होते हैं, तरह तरह की मिट्टी होते हैं, रेड सॉयल, लैटराइट सॉयल, ब्लैक सॉयल। तो ब्लैक सॉयल जो मिट्टी होती है, जिसमें उस मिट्टी का क्या कैपेबिलिटी है कि वो थोड़े पानी को सोख के रखेगा, रिटेन्स मॉइस्चर, वो पानी को होल्ड करके थोड़ा सा अपने में रखता है। हाँ, वो सबसे अच्छा होता है कॉटन को उगाने के लिए, कॉटन के पौधों को उगाने के लिए। इन पूरे वर्ल्ड में कॉटन कहाँ सबसे ज़्यादा उगता है? चाइना में, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके सदर्न पार्ट में, दक्षिण देश एरिया में, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, और इंडिया में भी कॉटन बहुत उगता है। इंडिया में किस स्टेट में उगता है? तो महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पे है, वहाँ ब्लैक सॉयल है, वहाँ पे कॉटन बहुत उगता है, इसलिए उधर टेक्सटाइल मिल भी ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश है, और हरियाणा, पंजाब और गुजरात, ये सब जगहों पे भी कॉटन उगाया जाता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन, जब कॉटन पानी सोख कर लेगा, वो कितना पानी सोख सकता है, कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है? मान लीजिए आपने 1 किलो कॉटन लिया है तो वो 27 से 24 किलो तक पानी वो अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब वो पानी उसमें सोख किया रहेगा, वो 24 से 27 किलो पानी 1 किलो कॉटन जब एब्जॉर्ब किया रहेगा, उसमें कॉटन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ड्राई कॉटन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वेट कॉटन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब कॉटन से क्या करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो यूज़ होता है, बड़े बड़े कपड़े बनाए जाते हैं कॉटन से। उसके अलावा कॉटन से विक्स ऑफ ऑयल लैम्प, ये जो दिए की बत्ती जो होती है, जब हम लोग दीपक जलाते हैं तो उसमें जो बत्ती होती है, वो बत्ती जो है विक जिसको बोलते हैं, वो कॉटन से बना हुआ रहता है। मछली पकड़ने के जो नेट्स होते हैं, फिश नेट्स, वो कॉटन से बने रहते हैं। कॉफ़ी फिल्टर्स, अपने ये देखिए ना, डिप करने वाली कॉफ़ी का पैकेट्स देखा होगा, या चाय का पैकेट्स वगैरह, तो वो सब भी जो है वो कॉटन के बने हुए रहते हैं। टेंट्स जो हैं, बड़े बड़े टेंट जो लगाते हैं, वो कॉटन के बने हुए रहते हैं। और बुक को बाइंड करते समय एक कपड़ा लगाया जाता है साइड में बुक के, उसे बुक सारे पेपर्स, बुक के पेजेस को पकड़ के एक ऊपर में एक कपड़ा लगाया जाता है, तो जिसे हम लोग बुक बाइंडिंग के समय यूज़ करते हैं, वो भी कॉटन का बना हुआ रहता है, क्योंकि कॉटन स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए। ठीक है, आपने कभी कॉटन के पौधे देखे हैं? वो मिडिल साइज़ का प्लांट होता है, जैसे रोज़ का प्लांट होगा उतना बड़ा होता है, और उसमें देखेंगे कि एक जो है पत्ते जैसे छिलके के भीतर रहता है, फिर धीरे धीरे वो खुल जाता है, उसके भीतर से रुई दिखाई देती है ना, कॉटन रुई दिखाई देती है। वो रुई को हम लोग जब तोड़ लेते हैं तो उसमें अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड रहते हैं। कहा जाता है कि गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा होते हैं, पर हम लोगों ने इधर झारखंड, उड़ीसा, इस साइड भी हमने देखा है कि कॉटन के पौधे दिखाई देते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने घर के आसपास भी देखा है कॉटन के पौधे होते हैं, और हम लोगों ने उससे कॉटन तोड़ा भी है। ठीक है, तो जो कॉटन प्लांट का जो फल होता है उसे बॉल्स कहते हैं। वो बॉल्स जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मतलब अपना जितना एज उनको ग्रो करना है उतना तक वो ग्रो हो जाते हैं जब, तो वो फट जाते हैं। जैसे मटर के फल जो हैं वो सूख सूख के कैसे फट जाते हैं ना, उसी तरह वो भी फट जाते हैं, खुल जाते हैं, और उसके भीतर हम लोग को वो कॉटन रुई दिखाई देती है जिसके अंदर सीड्स रहता है। कॉटन को यूजुअली मशीन से तो प्लांट से नहीं तोड़ते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, है ना। वर्कर लोग सब हाथ से सारे कॉटन के रुई को तोड़ कर लाते हैं, और फिर उससे सीड्स को सेपरेट किया जाता है। एक तरफ कॉटन का फाइबर को रखा जाता है, एक तरफ सीड्स को रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि कॉटन के फाइबर को उससे सीड से अलग करके जो निकालते हैं उसे गिनिंग कहते हैं। ठीक है, गाँव में गिनिंग को मैनुअल चरखा से करते हैं। ठीक है, कॉटन के फाइबर को कॉटन के सीड से जो अलग करते हैं, तो गांव में हाथ से चलाने वाला जो चरखा होता है, मैनुअल चरखा, उससे ये गिनिंग प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, आजकल मशीन्स से भी किया जाता है। जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर दैट कैन बी स्पन into coarse strong threads. It is long soft natural fiber with a golden silky shine, and hence it is also known as golden fiber. It is extracted from the bark of the white jute plant. The length of this fiber is between 1 to 4 meter with diameter 17 to 20 microns.
Some conditions necessary to obtain jute. Jute is a cash crop of hot and moist climate and requires plenty of rainfall. New alluvial or loamy soil or river basin is ideal for growing jute plants. Jute is cultivated during rainy season and it is harvested at the stage of flowering. The harvested plants are immersed in water for a few days. When the stem of jute plants gets rotten, then fiber is separated from the rotten bark by hand. The process of extracting jute fiber from the rotten bark of the jute stems is known as retting. Later, jute fibers are twisted together to make yarns. The process of making yarn out of jute fibers is known as spinning. जूट जो है वो भी एक नेचुरल फाइबर है, एक प्राकृतिक फाइबर है, हाँ, और जूट के फाइबर को स्पिनिंग की मदद से, मतलब उनको ट्विस्ट कर करके मोटे मोटे स्ट्रॉन्ग धागे जूट के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जूट के पौधे नॉर्मली हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, वो कुछ कुछ एरियाज़ में ही होते हैं। वो बहुत ही, जूट के जो फाइबर होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और जो है गोल्डन, मतलब सुनहरी चमक रहती है उनमें, सिल्क के जैसे, छूने में वो सिल्क के जैसे लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं और सुनहरी चमक होती है, उसमें गोल्डन चमक होती है, इसलिए उनका नाम गोल्डन फाइबर भी होता है। हम लोगों ने तो इतना देखा नहीं है जूट फाइबर, उसका नाम गोल्डन फाइबर भी होता है। वाइट कलर का जूट का प्लांट होता है, वो प्लांट के जो ये होते हैं, प्लांट के स्टेम का जो ऊपर का छिलका होता है, उसी से ये जूट फाइबर बनाया जाता है। ये फाइबर की लंबाई 1 से 4 मीटर तक होती है और डायामीटर 70 to 20 माइक्रोन्स होता है। ठीक है, माइक्रोन्स क्या है? माइक्रोन्स जो है वो लेंथ का एक यूनिट है। ठीक है, जैसे लेंथ का मीटर सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरह माइक्रोन्स भी होता है। तो उसका डायामीटर, सर्कल का आप लोग जानते हैं ना डायामीटर होता है, तो इसी फाइबर को जो है अगर गोलाई में उसका डायामीटर नापेंगे तो वो डायामीटर होता है 17 से 20 माइक्रोन्स होता है और लंबाई उसकी 1 से 4 मीटर होती है। अब क्या हालात ज़रूरी हैं ताकि जूट के पौधों को हम लोग उगा सके? तो जूट एक कैश क्रॉप है। ठीक है, कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप वो होता है कि उस तरह की फसल जिसे बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, उसे हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं। ठीक है, मेनली जो बेचने के लिए उगाई जाती है। तो जूट एक कैश क्रॉप है, उसे हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, मतलब जहाँ बहुत गर्मी होगी और अक्सर बारिश होती रहेगी ऐसी जगह चाहिए, और उसे बहुत ही बारिश चाहिए, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो ये ज़्यादा किधर होगा? ये ईस्टर्न स्टेट्स के तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स और इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह पे ज़्यादा होगा। उसका जो सॉयल है, कॉटन के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए था? ब्लैक सॉयल। जूट के लिए कौन सा सॉयल चाहिए? एलुवियल या लोमी सॉयल जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये एलुवियल या लोमी सॉयल कहाँ मिलता है? रिवर बेसिन के पास, है ना, नदियों के पास मिलता है। जब नदी समुद्र पे गिरने वाली है उसके पहले पहले वो एक जगह बहुत बड़े आकार में जम जाती है, एक जगह पे उसका पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे रिवर बेसिन कहते हैं। तो वहीं की जो मिट्टी होती है उसी में जूट के फाइबर अच्छी तरह से उगते हैं, जूट के पौधे उगते हैं। उसे बारिश के दिनों में वो फसल लगाई जाती है। ठीक है, और जब उनमें फूल आने लगते हैं तब उन फसलों को काट दिया जाता है। अब है कि जब उन जूट के पौधों को काट दिया जाता है, फिर उसे पानी में डुबो के काफ़ी दिन रख देते हैं। जब उन्हें पानी में आप डुबो के रख देते हैं जूट के पौधों को, तो उनके जो स्टेम्स है, उनके जो तने हैं, पतले पतले स्टेम्स जो हैं वो सड़ने लगते हैं, और जब वो सड़ने लगते हैं तब जो है आप अपने हाथ की मदद से वो स्टेम से उनके फाइबर को अलग कर सकते हैं। हमने पढ़ा ना जूट क्या है? वो स्टेम का छिलका है, छाल है ना। तो जब स्टेम सड़ने लगेगा, क्योंकि सिंपली ऐसे निकालना मुश्किल होगा, हार्ड रहेगा स्टेम, तो स्टेम जब पानी में सड़ने लगेगा तब उसमें से वो बार्क जो है, उसके ऊपर का जो छाल है, जो कि फाइबर है, उसे आप निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि सड़ते हुए स्टेम से फाइबर को हम लोग निकालेंगे, जूट के फाइबर को फ्रॉम द रॉटन बार्क ऑफ जूट स्टेम। जूट का जो स्टेम है उसके में जो सड़ते हुए छिलके हैं, सड़ती हुई जो छाल है,
उसमें से जब हम लोग जूट के फाइबर को जो अलग करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया को, ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जूट के फाइबर को गोल गोल घुमा घुमा के ट्विस्ट कर करके धागे बनाए जाते हैं, यार्न बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि जूट के फाइबर से यार्न बनाया जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। Where is jute grown? India is the world's largest producer of raw jute and jute products. The other countries which produce jute are Bangladesh, Thailand, Nepal and China. In India, almost all the jute is produced in the states of West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya. Jute is a strong fiber used in making coarse cloth, gunny bags, sacks, carpets, hessian cloth bags, curtains, etc. Very fine threads of jute fibers can be made into imitation silk. तो जूट जो है वो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, है ना। कच्चा जूट जो है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कहाँ उगता है, वो इंडिया में ही उगता है। और जूट का सामान भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही बनता है। दूसरा कंट्री जहाँ जूट उगाई जाती है, जूट की फसलें लगाई जाती हैं, वो है बांग्लादेश है, थाईलैंड है और नेपाल और चाइना भी है। ठीक है, इंडिया में जूट किस किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम, ओडिशा और मेघालय, इन जगहों पे जूट उगाई जाती है। ठीक है, जूट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। ठीक है, इसीलिए उसकी मदद से क्या बना जाता है, कोर्स क्लॉथ, ना मोटे मोटे कपड़े बनाए जाते हैं जूट से। हाँ, गनी बैग्स, आपको मैंने बताया था ना, वो जो बोरे होते हैं जिनमें चावल और आलू तो कहना नहीं चाहिए, आलू आजकल सिंथेटिक में करते हैं। जो चावल के बोरे जो आते हैं या जिनमें वीट को स्टोर किया जाता है, गेहूं के बोरे जो आते हैं, वो सब जो हैं जूट से बनाए जाते हैं। उन्हें गनी बैग्स या सैक्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, कारपेट जो ज़मीन पे कालीन बिछाई जाती है वो जूट से बनाए जाते हैं। हेसियन क्लॉथ एक होता है। हेसियन क्लॉथ क्या है कि जूट के फाइबर के साथ हम कुछ वेजिटेबल के फाइबर को मिलाते हैं, जैसे बनाना प्लांट के फाइबर को हम मिलाते हैं जूट फाइबर के साथ, और एक तरह का जो कपड़ा बनता है वो हेसियन क्लॉथ कहलाता है। इसी तरह बैग्स हैं, बड़े बड़े बैग बनाए जाते हैं, या कर्टन्स जो है, पर्दे हैं, ये सब जूट से बनाए जाते हैं। ठीक है, जूट के बहुत ही पतले पतले धागे अगर हम लोग निकालेंगे, जूट फाइबर के बहुत ही फाइन थ्रेड निकालेंगे, तो इमिटेशन सिल्क भी बना सकते हैं, जो कि एक्चुअली में तो वो सिल्क नहीं होंगे पर सिल्क के जैसे लगेंगे, है ना, इमिटेशन सिल्क लगेंगे वो। ठीक है, Environmental benefits. Jute fiber is 100% biodegradable and recyclable and thus environment friendly. A hectare of jute plant consumes about 115 tons of carbon dioxide and releases 11 tons of oxygen. Cultivating jute in crop rotations enriches the fertility of the soil for the next crop. Also, it does not generate toxic gases when burnt. Almost 85% of the world's jute is cultivated in the Ganges Delta region. ठीक है, तो एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट पहुंचाते हैं जूट के प्लांट जो हैं, वो एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट पहुंचाते हैं। देखिए, जूट का प्लांट जो है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कि अगर आपने जूट के जो है बोरे, है ना, अपने चावल के बोरे या फिर ये जो पाव पोच होते हैं जूट के बने हुए, उन्हें अगर आपने फेंक दिया, वो मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, रिसाइक्लेबल है, उन्हें मशीन में डाल के क्रश करके नए बैग भी बना सकते हैं, और वो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया में अगर हम लोग जूट के प्लांट को लगाएंगे, 1 हेक्टेयर की ज़मीन में हम लोग जो है जूट के पौधों को लगाएंगे, तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, हवा से 11 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, नहीं 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और बदले में 11 टन ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर को देते हैं। देखिए, बहुत अच्छा है ना। कोई ऐसा प्लांट जो इतना ऑक्सीजन दे रहा है, जितना ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा, हमारा एटमॉस्फेयर उतना प्योर रहेगा, है ना। तो वो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से वो गर्मी भी कम कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहने से गर्मी ज़्यादा रहती है ना, तो वो गर्मी भी कम कर रहे हैं, हवा को शुद्ध भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत दे रहे हैं, 11 टन ऑक्सीजन। साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, रिसाइक्लेबल भी हैं।
तो जूट लगाना बहुत अच्छा है, जूट के पौधे लगाने। ठीक है, अब बोलता है कि क्रॉप रोटेशन जब फार्मर लोग करते हैं, है ना, करते हैं ना, एक बार गेहूं की फसल लगाई, फिर बीच में जो है मटर वगैरह की फसल लगा दी, ताकि जो है सॉइल अपना फर्टिलिटी मेंटेन कर सके, सॉइल उपजाऊ बना रहे, इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट बीच में लगाते हैं। आपने ये पहले भी पढ़ा है ना। तो उसी तरह जूट को जो है क्रॉप रोटेशन के समय जूट को बीच के टाइम में अगर लगा दिया जाए, फसल काटने के बाद, मान लीजिए राइस की फसल काट दी है, पैडी जो है राइस की फसल आपने काट दी है, उसके बाद जूट की फसल लगा दी जाए बीच में, जब खेत खाली पड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, उसी तरह जूट को जब जलाया जाता है तो उससे कुछ भी टॉक्सिक गैसेस नहीं निकलते हैं, है ना, नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस नहीं निकलती है जब जूट को जलाया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितना जूट प्रोड्यूस होता है उसका 85% पार्ट अकेला इंडिया में होता है, वो भी किस एरिया में, गंगास डेल्टा बेसिन। अब मैंने आप लोग को बताया ना, ये रिवर बेसिन में होता है। जब नदियाँ जो है समुद्र में गिरने वाली होती हैं तो उसके पहले, समुद्र से गिरने से पहले वो एक बड़े एरिया में फैल जाती हैं, है ना, जो कि डेल्टा कहलाता है। ट्रायंगुलर शेप का ऑलमोस्ट हो जाता है, बड़े एरिया में फैली हुई रहती हैं नदियाँ। तो गंगा नदी का भी अपना एक गंगा डेल्टा बेसिन है, गैंजेस डेल्टा बेसिन। तो वहाँ पे जूट 85% ऑफ होल वर्ल्ड का जूट वहीं पे उगाया जाता है, गैंजेस डेल्टा बेसिन में, जो कि हमारे कंट्री में है उसका कुछ पार्ट कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। एनिमल फाइबर्स, अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड नेचुरल फाइबर्स फॉर क्लॉथ। वूल कम्स फ्रॉम शीप, llama, alpaca, guanaco and vicuna. Cashmere from Kashmiri goats is another well-known clothing fiber. The large white moth caterpillar, commonly called silkworm, provides the finest silk. The fur from animals such as mink, beaver, muskrats and rabbits can also be used in clothing. Although leather is not a fiber, it is widely used as a fabric. Cattle hides are the source of most leathers, but the hides of pigs are also extensively used in soft leather goods. अब है एनिमल फाइबर की हम लोग अगर बात करें, जानवरों से जो हम लोग को फाइबर मिल रहा है, तो जानवरों से बहुत तरह का फाइबर मिल रहा है जिनसे हम लोग कपड़े बनाते हैं। ठीक है, वूल जो है, ऊन, हाँ, ऊन किससे मिलता है, हम लोग सब ऊन की बात करें तो हमें सबसे पहले क्या समझ में आता है, शीप, है ना, भेड़ से मिलता है। इसके अलावा जो है लामा, है ना, वो भी एक तरह का शीप होता है। एल्पैका, गुआनाको और विक्यूना, ये सब जो है फॉरेन के भी शीप के अलग अलग तरह के वैरायटी हैं, तो इन सब से ऊन हमको मिलता है। इसी तरह कश्मीरी गोट्स जो हैं, कश्मीर में रहने वाले पहाड़ी बकरे जो हैं, ठीक है, उनसे हम लोग को एक तरह के कपड़े का फाइबर मिलता है जिसे कैशमेरी कहते हैं, कैशमेरी। ठीक है, कपड़े का फाइबर मिलता है क्योंकि वहाँ जो पहाड़ों के जो बकरे होते हैं, बकरियाँ होती हैं, उनके बॉडी में भी बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है, लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर, देखिए तितली बनने के पहले जो कीड़ा होता है जिसे कैटरपिलर कहते हैं, तो एक होता है मॉथ कैटरपिलर, उसका नाम है, जो कि बड़े बड़े वाइट कलर के होते हैं। उनसे जो है, उनको हम लोग सिल्क वर्म भी कहते हैं। जो मॉथ कैटरपिलर होते हैं उन्हें सिल्क वर्म कहते हैं। जो तितली बनने से पहले जो कीड़ा नहीं होता है उन्हें कैटरपिलर कहते हैं। तो मॉथ कैटरपिलर को सिल्क वर्म भी कहते हैं और उसी से सबसे अच्छी क्वालिटी की सिल्क मिलती है। फिर और कुछ जानवर हैं जैसे कि मिंक है, वीवर है, मस्क्रैट्स है और रैबिट, खरगोश है। हाँ, खरगोश टाइप के दूसरे दूसरे जानवर का ये नाम है। उनमें बड़े बड़े फर होते हैं, है ना, वो फर हमें कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, जैकेट्स वगैरह के ऊपर रैबिट का फर लगा रहता है ना। अच्छा, लेदर जो है वो एक फाइबर नहीं है, चमड़ा जो है, चमड़ा हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों के स्किन से मिलता है। ऑल्दो वो फाइबर नहीं है पर फिर भी उसको फाइबर के जैसा यूज़ किया जा रहा है, उससे फैब्रिक बनाया जाता है, चमड़े के जैकेट बनाए जाते हैं ना, उसे फैब्रिक कहते हैं, उसे फैब्रिक में भी यूज़ किया जा रहा है चमड़े को। ठीक है, कैटल हाइड्स यानी कि गाय, बैल, इन सब के जो स्किन होते हैं उन्हें भी फैब्रिक के रूप में यूज़ किया जा रहा है, वहीं से सबसे ज़्यादा चमड़ा मिलता है, लेदर मिलता है और उनसे कपड़े बनाए जा रहे हैं। इसी तरह पिग जो होता है,
पिग के भी स्किन को आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है और उसके स्किन से सॉफ्ट लेदर गुड्स बनाया जा रहा है। पर्स वगैरह जो है, जो कि सॉफ्ट पर्स होंगे, वो उस तरह के चमड़े के सामान जो है पिग के स्किन से भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है। The two important animal fibers that are used for clothing are wool and silk. There are several hundred breeds of sheep all over the world. Once a year, sheep have their fleece cut off or sheared. Wool cloth is spun from yarn made from fibers of the thick fleece of sheep. It comes in shades of black, white, and brown. The air locking capacity of wool helps in keeping the body of the wearer warm. Processing of wool. It involves the following steps: shearing, removal of wool from the sheep's skin, grading, separating fleece from damaged wool, carding. After the wool has been washed and dried, it is pressed through the rollers that have teeth. Spinning. Fibers are gathered together and drawn into a long rope and then twisted to make yarn. The yarn obtained is either weaved into fabric or retained for knitting. ठीक है। अब जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट जानवर के फाइबर जो हैं, जानवर से मिले हुए रेशे जो हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, वो है वूल और सिल्क। ऊन और सिल्क है। ठीक है। कितने तरह के ब्रीड्स ऑफ शीप हैं ऑल ओवर दुनिया, है ना। पूरे दुनिया में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में भेड़ के अलग अलग वेराइटी मिलते हैं, अलग अलग ब्रीड के भेड़ मिलते हैं, शीप मिलते हैं। तो पूरे साल में एक बार क्या किया जाता है, शीप को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर का फ्लीश को कट कर दिया जाता है। मतलब उसके ऊपर जो ऊन उसके ऊपर बॉडी में जो लगा रहता है उसे कट कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, शेव करके निकाला जाता है, जिसको शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है। जो है आपने कई जगह फोटोग्राफ्स में देखा होगा, भेड़ के बॉडी के ऊपर से ऊल को निकाल दिया जाता है, उसे शेयरिंग बोलते हैं। फिर वो वूल को निकाल के, उसे कहते हैं एक्चुअली फ्लीस कहते हैं उस समय, तो उससे फिर जो है उसे चरखे में चला चला के उससे धागे बनाए जाते हैं, स्पिनिंग करके उससे धागे बनाए जाते हैं, यार्न बनाए जाते हैं। और यार्न जो है वो वही थिक फ्लीस ऑफ द शीप के ऊपर जो मोटा ऊन का पूरा कहेंगे गद्दा लगा रहता है, वो फ्लीस जो है, मोटा फ्लीस जो होता है शिप के ऊपर का, उसी से यान बनाए जाते हैं, वूल के यान बनाए जाते हैं, है ना। ऊन के धागे बनाए जाते हैं। वो शीप जैसा कलर का होगा, धागे वैसे कलर के बनेंगे। तो ब्लैक, वाइट और ब्राउन कलर के जनरली मिलता है। ठीक है। क्या बात है कि ऊनी कपड़े पहनने से हमारा बॉडी गर्म रहता है। तो जो है ऊनी कपड़ों में एक उनका ये कैपेसिटी है, उसकी एक ताकत है कि एयर लॉकिंग कैपेसिटी है ऊनी कपड़ों में। वो अंदर बॉडी की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है। तो इसीलिए ऊनी कपड़े जब हम ठंड के समय पहनते हैं तो हमारे बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है। अब किस तरह से वूल बनाया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले है शेयरिंग, रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप स्किन। शीप के स्किन से जो है ऊपर से ऊन को शेव करके निकाला जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है कि शीप को कुछ नुकसान नहीं पहुँचे। वो क्या होता है, वो फ्लीस होता है। जो शीप के ऊपर जो ऊन लगा रहता है उसे फ्लीस कहते हैं। फ्लीस को निकाल दिया जाएगा जब शीप के स्किन से, उस प्रोसेस को कहेंगे शेयरिंग। सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रेडिंग। उसमें क्या होगा कि फ्लीस को में कुछ डैमेज फ्लीस भी रहेगा, जो कट गए होंगे या बेकार होंगे, उसको सेपरेट किया जाता है। अच्छे फ्लीस को अलग कर लिया जाता है, ख़राब फ्लीस को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। वो ग्रेडिंग हुआ। ठीक है। अब जब फ्लीस को हम लोग निकाल लिए हैं, ग्रेडिंग हो गया है, अब उसको वॉश करके ड्राई करेंगे। अब वो वूल कहलाने लगा, ऊन कहलाने लगा वो। अब उसे धो के हम ड्राई करेंगे और फिर उसको रोलर में पास कर देंगे ताकि वो पूरा प्लेन हो जाए। घुमा रहता है, वो सीधा हो जाए। वो रोलर में ऐसे दांत जैसे लगे रहते हैं वो मशीन में, तो उससे उसको पास कर देंगे। उस प्रोसेस को कहेंगे कार्डिंग। उसके बाद कार्डिंग करने के बाद जो ऊन के हमको फाइबर मिलेंगे, ऊन फाइबर को फिर एक जगह करके ट्विस्ट करके मोटे ऊन के धागे बनाए जाएंगे, लंबे धागे बनाए जाएंगे। हाँ। और ऊन उसको फिर से ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाएगा, ऊन के धागे बनाए जाएंगे, जिसे कहते हैं स्पिनिंग। अब जो ऊन का यार्न हमें मिल गया है उसे हम बुनाई करेंगे, है ना।
उसे हम बुनाई करेंगे या फिर मशीन में बुनाई करेंगे या निटिंग करेंगे। हाथ से जो बुनाई करते हैं ना, कांटे पकड़ के हाथ से बुनाई करते हैं, वो बुनाई करके हमसे ऊनी कपड़े बनाएंगे उनसे। ठीक है, तो ग्रेडिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग और निटिंग, उसके 4 प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो इस तरह वूल बनाया जाता है, वूल के कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट जो एनिमल फाइबर है वो है सिल्क। देखिए, हर चीज़ है ना इंडिया में पहले डेवलप हुआ है, पर उसको दूसरे कंट्रीज ले जाते हैं तो उसे बोलते हैं कि वो वहाँ डेवलप हुआ है। अभी सिल्क के बारे में बोल रहे हैं कि वो पहले चाइना में डेवलप हुआ था। Silk was first developed in China about 5,000 years ago. It became a popular luxury fiber because of its luster and texture. Silk thread is obtained from the saliva of silkworm. Its larva feeds on the leaves of the mulberry trees. As it grows into an adult, the caterpillar spins a cocoon around itself and changes into a pupa. At this stage, the cocoon is boiled in warm water. This kills the pupa and loosens the cocoon. Then it becomes easy to separate the silk strand, which is spun into a reel. The process of raising silkworm is called sericulture. About 5,500 worms are required to produce 1 kg of raw silk. The raw silk is then treated, produced and woven into silk fabric. है ना? तो जो है सिल्क सबसे पहले डेवलप हुआ था कहाँ? चाइना में। चाइना में उसके बनने की शुरुआत हुई थी। कब? आज से 5,000 साल पहले, 5,000 ईयर्स अगो सिल्क बना था। वो बहुत ही पॉपुलर लग्जरी फाइबर बना, मतलब कि वो एक तरह से महंगे फाइबर में वो बदल गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लस्चर एंड टेक्सचर, क्योंकि वो उसमें इतनी अच्छी चमक थी और उसका टेक्सचर इतना अच्छा था, उसे छूने से इतना सॉफ्ट और स्लिपरी और अच्छा लगता था। उसके कपड़े इतने सुंदर दिखाई देते थे कि वो लग्जरी फाइबर में चेंज हो गया, मतलब कि वो महंगा फाइबर हो गया जो बहुत रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सिल्क के साड़ियाँ अगर हम खरीदेंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली आती है। ठीक है, सिल्क वर्म जो होता है, सिल्क के जो कीड़े होते हैं, उसके मुंह से जो सलाइवा निकलता है, मुंह से जो पानी निकलता है, उसी से सिल्क बनता है, सिल्क के धागे बनते हैं। सिल्क के कीड़े जो हैं जब बहुत छोटे छोटे होते हैं, लार्वा स्टेज में होते हैं, उस समय जो है वो मलबरी पेड़ों में पाए जाते हैं। वो पेड़ का नाम मलबरी ट्रीज होता है, वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ के वो पत्तों को खाते जाते हैं, वो जो लार्वा होता है ना, शुरू का उसका जो कीड़ा होता है, वो खा खा के क्या होता है कि धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वह कैटरपिलर अब कहलाएगा। तो कैटरपिलर जो है वो कुछ समय के लिए वो सो जाता है, तितली बनने से पहले वो अब सो जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मुंह से जो वो सलाइवा निकाल रहा है उससे एक अपने चारों तरफ एक घेरा बना देता है, अपने आप को बंद कर देता है एक घर में। हाँ, वो जो मुंह से सलाइवा निकाल रहा है उसे गोल 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 करके कोकून बनाता है, जिसके भीतर वो कीड़ा आराम से कुछ महीने रह जाता है, उसे कहते हैं कोकून। ठीक है, और जब वो कीड़ा जो लार्वा है वो जब कोकून बना लिया, उसमें अंदर वह प्यूपा कहलाएगा अब। ठीक है, अपने आप को प्यूपा में बदल देगा। कैटरपिलर से अब वो अपने आप को प्यूपा में बदलेगा, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा। ठीक है, अब जो है अपने आप को वो कोकून के भीतर रख लिया है, प्रोटेक्ट करके रख लिया है। अब वो उसी समय क्या किया जाता है, इस कोकून को पेड़ों से ले आया जाता है और उसको गर्म पानी में पूरा बॉयल कर दिया जाता है उस कोकून को। जब उस कोकून को हम गर्म पानी में बॉयल करेंगे तो नेचुरली उसके अंदर का जो प्यूपा है वो तो मर ही जाता है। ठीक है, जब वो मर जाएगा तो उसको हम लोग आसानी से सिल्क के पतले पतले धागों को हम खींच पाएंगे, है ना। उसे निकाल दिया जाता है, फिर उसको चरखे में चलाया जाता है और चरखे में चला चला के व्हील्स में चला चला के उसका रील बनाया जाता है, मतलब मोटे मोटे धागे के बंडल बनाए जाते हैं। ठीक है, सिल्क के बंडल बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि देखिए, इस तरह तो जितने सिल्क के कीड़े हैं उन्हें तो हम सब ख़त्म कर देंगे, इसीलिए सिल्क के कीड़ों को और उगाया जाता है पेड़ों में। हाँ, उनके लिए ऐसा कंडीशन बनाया जाता है कि और सिल्क के कीड़े जन्म लें। तो इस प्रोसेस को ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म, मतलब सिल्क के कीड़ों को पालने को कहेंगे सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, 1 kg कच्चा सिल्क बनाने के लिए, रॉ सिल्क जिसको कि अभी और अच्छे कलर में नहीं चेंज किया गया है, रॉ सिल्क बनाने के लिए 5500 वर्म्स की ज़रूरत होती है। 5500 वर्म्स मिल के 1 kg रॉ सिल्क बनाते हैं।
हाँ, इसीलिए सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, उसे बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। रॉ सिल्क को फिर ट्रीट किया जाता है ना, उसे धोया जाता है, वॉश किया जाता है, उसमें कलर मिलाया जाता है, फिर उसे बुनाई की जाती है मशीन में, और इस तरह सिल्क के कपड़े बनते हैं, सिल्क फैब्रिक बनता है। You will observe that spinning converts fibers into thread yarn. The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from cotton wool are drawn out and twisted. By this, fibers come together to form a yarn. After spinning, yarns are used for making fabrics. Devices used for making yarn from fabrics are hand spindle, takli, spinning wheel, charkha. Spinning machine used for large-scale production. Mahatma Gandhi popularized the use of charkha as a part of independence movements. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and discouraged people from using imported clothes made in the mills of Britain. The two main processes required to make yarn into fabric are weaving and knitting. Silk was first discovered in China in 2700 BC approx by a Chinese princess. It was kept a closely guarded secret for about 2000 years. Some monks stole the eggs in the hollow of a bamboo to the outside world. क्या है कि सिल्क जो है वो 2700 BC में ही डिस्कवर कर लिया गया था। किसने डिस्कवर किया था? एक चाइनीज़ प्रिंसेस थी, चाइना की राजकुमारी थी। उसने पाया कि इन कीड़ों से सिल्क बनता है। 2700 BC में है, हाँ, बिफोर क्राइस्ट के जन्म के 2700 ईयर्स पहले ही उसे पता चल गया था। पर उसने सोचा कि यह सीक्रेट में हम किसी को नहीं बताएंगे, ये सिर्फ जो है राजा महाराजा ही उसके बने हुए कपड़े पहनेंगे। तो उसको क्लोजली गार्डेड सीक्रेट किया, मतलब फॉर 2000 मतलब कि 2000 सालों तक उसे एक सीक्रेट बना के रखा गया, किसी बाहरी दुनिया को बताया नहीं गया। फिर कुछ सालों बाद जो वहाँ के मॉन्क्स थे, पुजारी सब जो थे, है ना, उन्हें यह पता चल गया। वह चुपचाप से जो है सिल्क के जो एग्स हैं, सिल्क के कीड़ों के जो अंडे हैं, उन्हें वो चुपचाप चुरा के ले आए। किसमें? बड़े बड़े बांस तो खोखले होते हैं अंदर से ना, हॉलो होते हैं, तो हॉलो बांस के डंडों में वह उसे छिपा के ले आए और लाके उसको उन्होंने बाहर की दुनिया में दिखाया। तो इस तरह जो है सिल्क जो है सबको पता चल गया कि सिल्क के कीड़ों से सिल्क बनता है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हम लोग को ये पता चला कि जो है जब रेशे जो हैं, फाइबर्स है, उनको जब हम स्पिनिंग करेंगे, है ना, तब वह धागों में बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरह धागों से, फाइबर से धागों में बदलना, हाँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या है, कॉटन के पौधों से कॉटन लाया गया, कॉटन का वूल लाया गया, कॉटन लाया गया, रुई लाई गई, उसे घुमाया गया, हाँ, ऐसे ऐसे करके उसे बहुत ट्विस्ट किया गया। ठीक है, और ट्विस्ट किया गया, इस तरह ट्विस्ट करते 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 घुमाते घुमाते वह यार्न में बदल गया। ठीक है, यानी स्पिनिंग उससे किया गया, स्पिनिंग करके उसे यार्न में बदला गया। ठीक है, अब यार्न जो है, यार्न से अब फैब्रिक बनाया जाएगा। तो फाइबर से जब हम लोग यार्न में बदलते हैं उस समय हमें 2-3 अलग अलग तरह की मशीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हैंड स्पिंडल या टकली, है ना, यानी कि हाथ वाली मशीन एक होती है, उसे हैंड स्पिंडल कहते हैं। वो जैसे स्वेटर बुनने वाला जो कांटा होता है उसी टाइप का। स्पिनिंग व्हील या चरखा से भी आप फाइबर से यार्न बदल सकते हैं, या स्पिनिंग मशीन, बड़ा बड़ा मशीन होता है जिसमें एक बार में बहुत सारे फाइबर से आप धागों में यार्न बना सकते हैं, वो स्पिनिंग मशीन होता है। महात्मा गांधी ने जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्होंने सबको कहा कि चरखा यूज़ करो। ठीक है, चरखा से तुम जो है घर में धागे बनाओ और उनसे बना के कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिशर लोग जो है वो क्या करते थे, उनके फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े ज़बरदस्ती इंडियंस लोग को बेच रहे थे ताकि जो है उनको प्रॉफिट हो। वो इंडिया से ही कॉटन ले जाते थे और अपने वहाँ मिल में बनाए हुए कपड़े लाके यहाँ बेच रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि इंडिया के जो बुनकर सब हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुंच रहा था। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा डैमेज हो गया था। इसलिए महात्मा गांधी ने सबको मना किया कि ब्रिटिशर्स के लाए हुए कपड़े मत खरीदो, खुद से बनाओ चरखे में और पहनो। यार्न टू फैब्रिक।
The two main processes required to make yarn into fabric are weaving and knitting. Weaving is the process in which two sets of yarn are arranged together to make a fabric. Weaving is done on looms. Looms is the machine used for weaving fabrics from yarn. A woven fabric is produced on loom by threads which are crossed over and under each other. Any fabric can be made using this technique. Advantages of weaving. Weaving gives a firm fabric. Woven fabrics do not stretch and are thus easy to handle. Woven fabrics are easy to print and embroider. Weaving is the most commonly used method of fabric construction. Knitting. Knitting is one of the several ways to turn thread or yarn into cloth or fabric. Knitting is done either by hand or machine. If you see your pullover closely, you will observe that a chain of loops are interlooped with each other. Knitting is the process of formation of loops of yarns and drawing of new loops through those made previously. Garments like vest, gloves, caps, sweaters, socks, mufflers, shawls, etc. are prepared by knitting. Advantages of knitting. Knitted fabrics are comfortable to wear, have exact fitting, do not wrinkle, give warmth, are stretchable. ठीक है, तो है कि हमने देखा कि जब हम फाइबर ला रहे हैं तो फाइबर से हम उसको यार्न में बदल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कह रहे हैं, जो कि हम या तो हैंड स्पिंडल से बना रहे हैं या स्पिनिंग व्हील चरखा यूज़ कर रहे हैं या फिर स्पिनिंग मशीन से हम उसे यार्न में चेंज कर रहे हैं. अब यार्न से जब हम उसे फैब्रिक में चेंज करना है, या यार्न से यानी धागों से हमें बड़ा बड़ा कपड़ा बनाना है, तो दो प्रोसेस है, वीविंग और निटिंग. बुनाई करना मशीन में या हाथ के कांटों से बुनाई करना, निटिंग करना जिसे कहते हैं. ठीक है, वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, दो सेट यार्न के लिए जाते हैं, दो बंडल धागे के लिए जाते हैं और उनको एक साथ अरेंज किया जाता है बड़े बड़े कपड़े बनाने के लिए. ठीक है, वीविंग को हम लोग कहाँ करते हैं, लूम्स में करते हैं. जो मशीन होता है वह लूम कहलाता है ना. वो या तो हैंडलूम होता है या पावर लूम होता है. पहले हाथ से करते थे, अब मशीन से बनाते हैं, तो उसे हैंडलूम या पावर लूम कहते हैं उस मशीन को, जिसमें कि धागों के बंडल से कपड़े बनाए जाते हैं. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि एक धागा का बंडल रखा गया, दूसरे को रखा गया. अब एक धागा ऐसे रखा जाए, उसके नीचे दूसरे को रखे, फिर उसके ऊपर उसको लाए, फिर दूसरा, इस तरह एक दूसरे के भीतर भीतर घुसा के धागों को जोड़ दिया जाता है और बड़ा बड़ा कपड़ा बनता है. ठीक है, क्रॉस करके, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर करके इस तरह से फैब्रिक बनाई जाती है. अभी भी हैंडलूम कोई स्टेट्स में, उड़ीसा में जैसे अभी भी हैंडलूम बन रहा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली अब हैंडलूम है, क्योंकि हाथ से बनाने में मेहनत लगती है. मशीन में पावर लूम के बने हुए फैब्रिक जो है वो सस्ते होते हैं, हैंडलूम के फैब्रिक महंगे होते हैं. अब इस तरह से जब वीविंग की जाती है, एक यार्न के बंडल को दूसरे के ऊपर रख के एक दूसरे को क्रीस क्रॉस करके बनाया जाता है, उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे जो कपड़ा बनेगा वो बहुत ही फर्म होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा कपड़ा बनता है. वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि स्ट्रेच होते तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अब उसमें आसानी से हम कोई प्रिंट कर सकते हैं या एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं वैसे कपड़ों में जो वीव करके बनाया गया है. और ये सबसे कॉमन मेथड है कपड़े बनाने का, वीविंग. एक यार्न के बंडल को दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करके ऊपर नीचे कर करके वीविंग करके सबसे सिंपल तरीका कपड़े बनाने का है. और एक तरीका जो निटिंग है, जो कि पहले हमारी मम्मी दादी लोग करती थी, सुई ऊन के कांटों की मदद से, कांटों में वो ज़्यादातर हमने देखा वो स्वेटर बनाती थी, ऊन को ऐसे ऐसे अटका के हाथ से निटिंग कर करके वो स्वेटर बनाती थी. ठीक है, इसमें क्या जाता है, निटिंग भी आजकल निटिंग की मशीन भी आ गई है, तो लोग या तो मशीन से करते हैं या हाथ के कांटों से करते हैं, हैंड निटिंग से करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरलूप किया जाता है, मतलब दो तरह के फाइबर को या एक ही फाइबर को एक दूसरे के भीतर भीतर अटका के बनाया जाता है कपड़ा. ठीक है, तो इस तरह लूप्स ऑफ यार्न्स बनता है. पहले एक जाली जैसा बना दिया गया एक धागे से, उसके भीतर फिर दूसरे धागे को घुसा के एक जाली बनाया गया, तो इस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं. ठीक है, नेट जैसा करके कपड़े बनाए जाते हैं. जैसे जो वेस्ट होते हैं, बनियान होते हैं, हाथ के दस्ताने होते हैं, ग्लव्स, कैप होते हैं, ठंड के दिन में पहनने वाले कैप, स्वेटर, मोजे होते हैं, मफलर होते हैं, शॉल होते हैं, ये सब निटिंग के थ्रू बनाया जाता है. मशीन निटिंग ऑफ कोर्स बहुत यूज़ करते हैं आजकल, हैंड निटिंग तो ज़्यादा लेडीज़ को आता नहीं है.
ठीक है। निटिंग का एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं? वो बहुत ही आरामदेह लगते हैं, घर में बनाए हुए स्वेटर पहनने में बहुत आरामदेह लगते हैं। उनका फिटिंग बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी को बार बार मेजरमेंट ले लेके वो लोग बनाते जाते हैं। वो रिंकल नहीं होते हैं, उन्हें धोने से वो सिकुड़ते नहीं हैं। वो बहुत ही अच्छी से गर्मी देते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं, उन्हें आप खींच के लंबा भी कर सकते हैं। ये जो वीविंग करके आप बना रहे हैं वो स्ट्रेच नहीं होता है, पर निटिंग करके जो स्वेटर हम लोग बनाते हैं वो स्ट्रेच होता है, वो लंबा भी होते जाता है और अच्छी गर्मी भी देते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, फाइबर टू फैब्रिक, और अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छा चैप्टर है। जल्दी हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।